सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सब बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़। और आज की क्लास है बहुत ही खास, क्योंकि आज करने वाले हैं हम फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट। और जब भी हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो एक नई जर्नी हमारी स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि हर एक चैप्टर कुछ ना कुछ नया सिखाता है। जैसे हमारी लाइफ की जो जर्नी चल रही है, इसमें हर एक चैप्टर हमें कुछ सिखा रहा है, ज़िंदगी का चैप्टर। उसी तरीके से आप बिजनेस स्टडीज़ के अंदर भी जब भी हमको एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखने को हमें मिलता ही है। अब तक ऑलरेडी हम लोग 4 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, एंड आई होप कि आप सभी लोगों ने सारे लेक्चर्स अच्छे से अटेंड किए होंगे। हर एक जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे, तभी जाके आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और अगर आप आज पहली बार मुझे यहाँ पर देख रहे हैं और मुझसे पढ़ रहे हैं, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप एंड तक मुझे यहाँ पर ज़रूर देखेंगे, अपनी इस जर्नी का मुझे पार्ट ज़रूर बनाएंगे। सो एक तो सबसे पहले मैं बिल्कुल थैंक यू कहना चाहूँगी मेरी सारी फैमिली का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और आज यहाँ तक मेरे साथ पहुँच गए हैं। ऑलमोस्ट मैं कहूँगी कि फर्स्ट बुक की आधी जर्नी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करने के बाद। तो सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लिए हैं, क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि आज हमें ये चैप्टर नंबर 5 क्या सिखाने वाला है। तो बेटा, चैप्टर नंबर 5 का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। हमने एक नई जर्नी तो ऑलरेडी स्टार्ट की ही है अपने 4th चैप्टर से, जो आपके रिलेट करती है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को, जिसने हमें ये बताया कि 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ऑलरेडी प्लानिंग की कहानी तो हम लोग पढ़ चुके हैं। जो पहला फंक्शन था वो हमने पढ़ लिया है, बट अब बारी आती है दूसरे फंक्शन की तरफ, दूसरी कहानी की तरफ, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग फंक्शन में बेसिकली हमने सिर्फ इतना ही समझा कि हम एक सोच विचार का काम कर रहे थे। जो भी कुछ था हमारे माइंड में चल रहा था, हम अपने माइंड में ही ये सोच रहे थे कि आज हम कहाँ पर हैं और कल हमें कहाँ तक पहुँचना है, क्या करना है, कैसे करना है, कि कहानी को हम सिर्फ प्लानिंग में पढ़ रहे थे। लेकिन अब अगला कदम लेना है, तो उस अगले कदम में हम क्या करेंगे वो हमें ऑर्गेनाइजिंग बताएगा। तो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग समझाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक है जो हम यहाँ पर कवर अप करते हुए चलेंगे। तो बेटा, सबसे पहले तो हमें मीनिंग ही जानना होगा, हमें यही समझना होगा कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसको पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसकी नीड और इम्पॉर्टेंस क्या है वो हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम 2 टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसका नाम है फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम इनके मैरिट्स, डिमेरिट्स, सुटेबिलिटी, पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो हम जानेंगे, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। उसी तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, उसका पूरा कॉन्सेप्ट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर्स, डिफरेंस, सब कुछ। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डेलीगेशन, जिसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एलिमेंट पढ़ेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। देन डिसेंट्रलाइजेशन, अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे और इंपॉर्टेंस समझेंगे। और लास्ट में इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस भी देखेंगे कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो ये तो है जो हमें इस चैप्टर के अंदर कवर अप करना है। अब जानते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है। बेटा, अभी मैंने आपको एक बात समझाई कि प्लानिंग आपको ये समझाता है कि आप कहाँ थे, कहाँ हो बेसिकली, और कहाँ तक पहुँचना है। आज प्रेजेंट कंडीशन क्या और फ्यूचर कंडीशन क्या होगी। आज हो सकता है थोड़े से डीमोटिवेटेड हो, थोड़ा सा डर लग रहा है कि कल को एग्जाम में क्या होगा, लेकिन जब आप इस जर्नी को पार कर जाओगे, बोर्ड एग्जाम में बैठे होगे, एग्जाम दे रहे होगे और 3 घंटे के बाद बाहर निकल कर आओगे एक प्यारी सी स्माइल के साथ, और हाथ में क्वेश्चन पेपर को लेते हुए ये कहोगे कि इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे नहीं आता था, और मेरा पेपर हुआ है 80 आउट ऑफ 80 का, और बहुत प्यारी सी स्माइल आपके चेहरे पर होगी, तो वो आपकी फ्यूचर कंडीशन है ना। बट ये स्माइल आएगी कैसे, वो कब आएगी, जब बीच के कुछ और फंक्शंस जो हैं वो कवर अप किए जाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जब अच्छे से होगा, तब जाके वो आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी। ठीक है, तो अब आपको इस प्लानिंग को सक्सेसफुल करने के लिए सेकेंड स्टेप में क्या करना है। अब आपने टारगेट सेट कर लिया है कि आपको 80 आउट ऑफ 80 लेकर आने हैं, तो उसके लिए अब आप ये आइडेंटिफाई करोगे ना बेटा कि इसको कैसे कैसे करेंगे।
सिर्फ प्लान बना देने से पूरा थोड़ी हो जाता है, उसके ऊपर काम भी तो करना पड़ता है। तो आपने सोचा है ना कि 95 प्लस लेकर आने हैं, तो अब आपने इसके लिए क्या किया, आपने सबसे पहले ये देखा कि मुझे 95 प्लस अगर लेकर आने हैं तो वो आएंगे कैसे, वो कौन कौन से काम मुझे करने होंगे। मुझे डेली के डेली अपना स्कूल रेगुलरली अटेंड करना है, ऐसा नहीं है कि स्कूल मिस करूंगा। हाँ, कभी कभी लगेगा कि आज इंपॉर्टेंट नहीं है तो कर दूंगा मिस, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो समझ आएगा ही। हाँ, जो मैंने क्लासेस अटेंड करनी है मुझे वो क्लासेस भी रेगुलरली अटेंड करनी है। होमवर्क स्किप नहीं करना कहीं का भी, क्यों, रेगुलर होमवर्क करूंगा तो प्रैक्टिस भी होगी, तो उससे भी मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, प्रैक्टिस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब काम मुझे करने हैं। उसके बाद आप ये सब काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हाथ में एक ऑब्जेक्टिव है, आपको उसे अचीव करना है। और आप इसके लिए अपने साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, आपके आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके टीचर्स हैं, कहीं ना कहीं आप उनकी हेल्प भी लोगे। आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके कंधों पर भी डालोगे कि मैं अकेला 95 प्लस नहीं लेकर आ पाऊंगा, मुझे आपकी भी जरूरत है इस काम को करने के लिए। तो उनके पार्ट का जो वर्क है, ये चीजें आप उनको भी समझाओगे। एक बच्चा जब 95 प्लस स्कोर करता है या अच्छा मार्क्स स्कोर करता है तो उसमें उसकी मेहनत डेफिनेटली है, बट कहीं ना कहीं उसको चाहिए कि उसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी अपने पार्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाएं, तभी तो वो ओवरऑल टारगेट जो है वो अचीव हो पाएगा। एक पेरेंट भी चाहता है ना कि मेरे बच्चे के अच्छे नंबर आए, तो उसके लिए थोड़ा सा काम पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा, तभी वो कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी बॉस चाहता है कि जो एम्प्लॉय है वो अपना टारगेट अचीव करे, तो उसके लिए बॉस के पार्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी अथॉरिटी से रिगार्डिंग, उसको वो भी पूरी करनी चाहिए। ठीक है, तो आपने किया ना ऑर्गेनाइज सारी चीजों को, ताकि कैसे आप 95 प्लस लेकर आ पाओ। राइट, चलो ये तो हो गई एक बात। अब थोड़ा सा इसको और सिंपल करते हैं, बहुत ही अपने वाले स्टाइल में, जहाँ पर या तो मैं आपको किसी शादी को ऑर्गेनाइज करने के लिए कहती हूँ, या मैं कहती हूँ कि चलो एक काम करो, छोटी सी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर लो। चलो ठीक है, अभी शादी का सीजन नहीं चल रहा है, थोड़ी गर्मी भी बहुत है, ऐसे में शादी में जाना ठीक भी नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, छोटी सी प्यारी सी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। अब मेरे मुंह से एक वर्ड निकला ना, तुरंत एक वर्ड निकल गया, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। अब बेटा यहाँ ऑर्गेनाइज मैंने बोल ही दिया, इसका मतलब ऑर्गेनाइजिंग तो यहाँ पर है ही, बट मैम इस ऑर्गेनाइज में ऑर्गेनाइजिंग कैसे है ये तो समझाओ। तो बेटा जब आप एक छोटी सी बर्थडे पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर रहे होते हो, एक बर्थडे पार्टी आप थ्रो कर रहे होते हो किसी के लिए, तो वहां पर आपको बहुत सारे काम करने होते हैं ना। तो आपके लोग, घर के जो लोग होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ बहुत जिम्मेदार लोग होते हैं, लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं तुरंत कि क्या क्या काम करना है हमें। जिस भी बच्चे का बर्थडे आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो, बर्थडे पार्टी मनाने जा रहे हो, आप उसको प्यारी सी ड्रेस दिलवानी है ना, उसके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स खरीदने हैं, उसकी फ्रेंड्स को या उसके फ्रेंड्स को आपने इनवाइट करना है, उनके लिए भी गिफ्ट्स खरीदने हैं, केक ऑर्डर करेंगे प्यारा सा उसके लिए सुंदर सा। उसके अलावा आप क्या करोगे, अच्छे से डीजे पार्टी आप ऑर्गेनाइज करोगे तो डीजे वाले को बुक करना है, सुंदर सी डेकोरेशन करनी है, जिस जगह पर बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है वो जगह भी आपको बुक करनी है, खाने का आपको मेन्यू सेट करना है, डेकोरेशन तो मैंने आपको बताई दे कि डेकोरेशन भी आप सब लोग करेंगे, गेस्ट की लिस्ट बनाएंगे। तो ये सारे काम आप कर रहे हो ना, आइडेंटिफाई कर रहे हो ना क्या काम करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद आप सबको काम सौंपना शुरू करोगे। वो सौंपना शुरू करते ना कि बेटा एक काम करना, तुम सारे गेस्ट को इनवाइट कर देना, तुम केक का ऑर्डर दे आना, तुम डीजे वाला बुक कराना, तुम केटरर्स बुक कराना। तो ये जो आप इस तरीके से काम को आपने बांटना शुरू किया, तो ये भी तो ऑर्गेनाइजिंग है। तो ऑर्गेनाइजिंग में ये सारी चीजें छुपी हुई है कि आपने सोचा, सोचने के बाद ही तो वो लिस्ट बननी शुरू हुई ना। अगर आप सोचते ही नहीं कि क्या करना है तो लिस्ट किस चीज की बनती। तो पहले प्लान हुआ, प्लान होने के बाद अब आपने सोचना शुरू किया कि इस प्लान को पूरा कैसे करना है और पूरा करने के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो फटाफट से इस डेफिनेशन के अंदर आपको ये सारी बातें मिल जाएंगी। चलो मेरे साथ साथ आपने नोट्स अगर बना रहे हैं या बाद में अगर बनाएंगे तो कुछ बातें जो मैं यहाँ पर अंडरलाइन करूंगी आप भी उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। सो बच्चे, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ, ऑर्गेनाइजिंग किस चीज की प्रोसेस है, ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क। कि सबसे पहले तो बेटा आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या काम करना है, फिर आप करेंगे उसको ग्रुप। ग्रुप का मतलब होता है कि जैसे कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो सिमिलर नेचर की है ना। एक ही एक्टिविटी को दो लोग ना परफॉर्म कर रहे हो, इसलिए आपने क्या किया कि जो एक जैसी चीज है वो एक तरफ कर दो। जैसे कि आपके स्कूल में उन्होंने प्लान किया कि हम लोग बच्चों का एडमिशन करेंगे, 11th क्लास में उन्होंने ये प्लान किया था कि 11th क्लास के एडमिशन होंगे, तो उन्होंने स्ट्रीम में चीज़ों को डिवाइड किया ना, ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, और जो एक जैसे सब्जेक्ट वाले बच्चे थे उनको एक सेक्शन में डाला, जिनके पास थोड़े वेरिएशंस ऑफ सब्जेक्ट्स थे उनको दूसरे सेक्शन में डाला। तो ये हुआ ग्रुपिंग ऑफ वर्क। ग्रुपिंग ऑफ वर्क का मतलब होता है जहां पर एक ही जैसा काम हो रहा होता है उन सभी लोगों को एक ही साइड में कर दो। ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ वर्क हुआ टू बी परफॉर्म।
डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफाइनिंग मतलब बताओ कि क्या करना है और वो काम सौंप दो। बेटा डेलीगेट का मतलब क्या होता है, काम को असाइन कर देना कि देखो भाई ये काम आपको करना है, हमारे पास ये जो अथॉरिटी है इस काम को करने की, ये अथॉरिटी हम आपके हाथों में सौंप रहे हैं, आप इस काम को कर लेना, ठीक है। सो डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। और कैसे करोगे ये, बाय एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप। और यहाँ पे रिश्ते बनाओगे तुम, यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में ही हमें ये पता चलता है कि कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट। भाई किसी को ऑर्डर देने का राइट किसके पास होता है। अगर आपकी टीचर जब क्लास में एंटर करती है और वो आप उसको देख के एकदम से खड़े हो जाते हो, विश करते हो गुड मॉर्निंग मैम, तो वही आपको बोलते हैं ना कि बच्चा लोग प्लीज सिट डाउन, है ना। आप तो नहीं बोल सकते ना मैडम सिट डाउन, क्यों, क्योंकि भाई देखो आप उनके स्टूडेंट्स हो, सबऑर्डिनेट हो, वो सुपीरियर, उनके पास राइट है कि वो आपको कमांड दे सकती हैं। तो ये जो रिश्ता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट का, ये ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में आकर ही बनता है। और अभी आपको पूरी बातें सारी क्लियर हो भी जाएंगी कि क्यों, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ अनेबलिंग द पीपल, क्यों कर रहे हैं हम ये सब चीजें, फॉर द पर्पज ऑफ अनेबलिंग द पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव, ताकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इफेक्टिवली क्या हो सके, अचीव हो सके, ठीक है। सो मीनिंग सिर्फ इतना सही है। अभी मैं प्रोसेस पढ़ाऊंगी, बातें दोबारा रिपीट होंगी, फिर भी एक बार समझ लो कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ वर्क, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, काम को बांट रहे हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या कर रहे हो, आप डिफाइन कर रहे हो, डेलीगेट कर रहे हो, आप पहले बता रहे हो कि क्या करना है और उसके बाद काम को सौंपते जा रहे हो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। तीसरा, आप रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स यहाँ पर बनाओगे, रिलेशनशिप बनाओगे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का। और क्यों कर रहे हो ये सब काम आप, क्योंकि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे लोगों को अपने कुछ ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये 4 चीज़ों में आपने अपनी ऑर्गेनाइजिंग की डिफाइन जो है वो क्लियर कर ली। चलिए बताइए, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, है ना। चलो अब स्टेप्स सिखाने के लिए मैं आपको यही बोलूँगी, कई बार लोग मुझे कहते हैं कि तुम बहुत झगड़ा करती हो, लेकिन मैं क्या कहती हूँ, आई डोंट आर्ग्यू बट एक्सप्लेन। मैं आर्ग्यू नहीं करती, मैं सिर्फ अपनी बात को एक्सप्लेन करती हूँ, सिंपल। और इसी में मैंने छुपाए हैं द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। और अगर इसको याद नहीं रखना तो आज मैं आपके लिए बोनस लेकर आई हूँ, डबल बोनस, डबल धमाका। 2 एक्रोनिम लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें जो पसंद हो अपने स्वाद अनुसार उसको इस्तेमाल कर लेना। दूसरी है आईडी अपनी एक्सचेंज करो, आईडी अपनी एक्सचेंज करो। तो बेसिकली आपकी एक्रोनिम है IDAE। अब बच्चा क्या करता है, इसको आइडिया बना देता है। अब मैंने आइडिया तो मैं भी बना सकती थी, मुझे क्या आइडिया की स्पेलिंग नहीं आती, मुझे भी तो आती है। बट याद करो प्लानिंग प्रोसेस में मैंने तुम्हें एक बात समझाई थी कि बेटा कि जितनी भी प्रोसेस होती है आप उनका सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। अब अगर आप एक्रोनिम आइडिया कर लोगे तो हो सकता है आप उसी सीक्वेंस में अपनी प्रोसेस को याद कर लो, तो वहां पर फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो प्रोसेस का हमें सीक्वेंस चेंज नहीं करना है, हमें उसे वैसे ही याद रखना है। तो इसलिए मैंने तो अपनी जो बनाई है एक्रोनिम वो उसी के अकॉर्डिंग बनाई है, IDAE, आई डोंट आर्ग्यू बट एक्सप्लेन। और यहाँ पर भी आईडी अपनी एक्सचेंज करो, तो ये IDAE ही मैंने इसको रखा है। तो अपने स्वाद अनुसार जो आपको पसंद हो वो इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले जो यहाँ पर आई है, ये जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, इसका पहला आई जो आपको यहाँ पर दिख रहा है उसका क्या मतलब है, तो लिखो ज़रा मेरे साथ फटाफट से, निकालो अपनी कलम और अपनी समरी नोटबुक और लिखना शुरू करो। आइडेंटिफाइंग, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है जी, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद बेटा डी से है हमारे पास डिपार्टमेंटलाइजेशन, डी से है हमारे पास डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है जी। और उसके बाद है ए से असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। और ई से है हमारे पास एस्टैब्लिशिंग, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है जी। तो ये 4 ही पॉइंट होते हैं, सबसे छोटी प्रोसेस है पूरी बुक में, पूरी बुक में से छोटी और सीधी सादी सिंपल सी प्रोसेस नहीं मिलेगी। तो पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा है डिपार्टमेंटलाइजेशन, तीसरा है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और उसके बाद फोर्थ है हमारे पास एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है। लिख लिया आप सभी लोगों ने,
चलो आगे चलते हैं पहले स्टेप के साथ। पहला स्टेप कहता है जी आइडेंटिफाई करो और उसके बाद वर्क को डिवाइड कर दो। तो आपने देखो बेटा क्या करना है, जब भी आप किसी काम को करने जा रहे हो तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करो ना कि क्या क्या काम करना है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझाती हूँ, उसके बाद हम लोग मीनिंग पर जाएंगे, आपको बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी खुद से। देखो जरा, ये है आपकी काजोल मैम। बस काजोल मैम जो सामने से आपको दिख रहे हैं, उन्होंने चश्मा नहीं लगाया है, यहाँ पर थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड दिखने के लिए मैंने यहाँ पर चश्मा लगा दिया है, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पर आरकेजी इंस्टीट्यूट ने एक क्रैश कोर्स अनाउंस किया, ठीक है। आरकेजी इंस्टीट्यूट ने प्लान किया था कि हम लोग यहाँ पर बच्चों को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उनका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, तो एक क्रैश कोर्स अनाउंस हुआ और उसको हमने यूट्यूब पे ही अनाउंस किया। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर देखा कि अगर इस तरीके का एक क्रैश कोर्स मुझे यहाँ पे प्लान करना है तो क्या क्या काम करना पड़ सकता है मुझे। तो मैंने देखा कि कंटेंट क्रिएशन करना होगा, वीडियो की रिकॉर्डिंग होगी, फिर उसकी एडिटिंग होगी, अपलोडिंग होगी, और लोग बच्चों को बताना है तो कहीं ना कहीं उसकी मार्केटिंग भी हम लोगों को करनी पड़ेगी। तो यहाँ आपकी काजोल मैम ने भी देखो क्या किया है, पूरा आइडेंटिफाई किया है काम को, और काम को आइडेंटिफाई करके उसको अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये काम तो किया आपकी काजोल मैम ने। अब कंपनीज क्या करती है भाई, वो भी समझ लो जरा। अब कंपनी में जोमेटो वाले, जोमेटो बोलूंगी, पढ़ते पढ़ते भूख लगेगी, कर देना ऑर्डर, ठीक है। जोमेटो वालों ने मुझे बोला हुआ है प्रमोशन करने के लिए कि मैडम आप अपने एग्जाम्पल में बार बार हमारा नाम लिया करो ताकि सबको भूख लगे और हमारे पास ऑर्डर पे ऑर्डर आते रहे। देखा, पेड प्रमोशन, कोई प्रमोशन वमोशन नहीं है, ये तो बस ये है कि एक ऐसा एग्जाम्पल है कि ताकि आपको नॉलेज मिलती रहे। चलो, तो जोमेटो के अंदर जो मैनेजमेंट होता है, देखो बेटा वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले अलग अलग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं। ये थोड़ी कि ऐसे काम करना शुरू कर दिया जाता है। अब देखो, तुमने एक छोटी सी एक चाय की दुकान भी अगर तुमने खोली है तो तुम देखोगे ना यार, चाय की दुकान खोली है, चाय बेचनी है लोगों को, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा भाई, बर्तन लेकर आना पड़ेगा, चाय पत्ती चीनी खरीदनी पड़ेगी, दूध खरीदना पड़ेगा डेली के डेली, है ना। तो ये सारी चीजें आप आइडेंटिफाई कर रहे हो ना। तो यहाँ पर भी देखो वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने काम आइडेंटिफाई किया कि पहले ऐप का डेवलपमेंट करना होगा, फूड डिलीवरी हमें करनी है, तो रेस्टोरेंट्स के साथ पार्टनरशिप भी हमें करनी पड़ेगी, कस्टमर सर्विस के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले उन्होंने आइडेंटिफाई किया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया ये सारा काम अपनी टीम के बीच में। क्यों, ताकि किसी भी तरीके की यहाँ पर डुप्लीकेशन ना हो। डुप्लीकेशन मतलब एक ही काम दो लोग ना करें और काम में क्या आ जाए, क्लैरिटी आ जाए। तो सिंपल सी बात है कि जब आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे होते हो प्लानिंग के बाद, तो पहले आप ये जानते हो कि क्या क्या काम करना है और उस काम को फिर बांटना शुरू कर देते हो। तो अब आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं इनकी अंग्रेजी पर, जो हमें पेपर में लिख कर आनी है, ठीक है। आप चाहे तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या लिखा, The first step in the process of organizing involves identifying and dividing the work that has to be done in accordance with the previously determined plans। कि यहाँ पर सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है, डिवाइड करना है काम को, जो हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि पहले से ही हम लोग कुछ प्लान्स डिसाइड कर चुके हैं, पहले कुछ बातचीत हो चुकी है, उसके हिसाब से काम को आइडेंटिफाई करके डिवाइड किया जा रहा है। The work is divided into the manageable activities। और ऐसे नहीं कि काम से बांट दिया, हो नहीं रहा काम बांट के बैठ गए हो, ऐसा नहीं करना है। मैनेजेबल एक्टिविटीज के बीच में आपको काम को बांटना है, सो दैट किसी भी तरीके का कोई डुप्लीकेशन ना हो। डुप्लीकेशन का मतलब एक ही काम दो बार ना हो रहा हो, तो उसको हमें अवॉइड करना है। और जो बर्डन है, अब भैया एक व्यक्ति थोड़ी सारे काम कर सकता है। आप कह दो काजल मैम रिकॉर्डिंग भी आप ही करोगी, एडिटिंग भी आप ही करोगी, मार्केटिंग भी आप ही करोगी और कंटेंट क्रिएशन भी आप ही करोगी, मतलब सब कुछ आप ही को करना है। तो फिर मैं जो एक्चुअल मेरा काम है टीचिंग का, मैं उस पर फोकस नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे तो मेरा बर्डन रिड्यूस करना है ना, तो इसलिए तो मैंने काम को देखा, फिर उसको देखूंगी कि कैसे बांटूंगी, तो पहले लिस्ट बनाऊंगी तभी तो पता चलेगा ना। तो इसलिए बर्डन जो है वो भी हमें क्या करना है, एम्प्लॉयज के बीच में शेयर करना है। तो इसीलिए पहला स्टेप हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। बताइए जी, पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? आई होप हो गया होगा। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब इसके लिए पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। लो जी, अब आ गई आपकी काजोल मैम दोबारा से पिक्चर के अंदर। अब देखो आपकी काजोल मैम ने क्या किया, काम बांट लिया था। अब काम का चार्ट बनाने के बाद अब मैंने देखा कि मुझे यहाँ पर एक तो टीम बनानी है कंटेंट वालों की। मुझे पूरा एक टीम चाहिए जो मेरा कंटेंट क्रिएशन मुझे करके दे, यानी कि जैसे पीपीटी बनाना होता है या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें के लिए मेरे को एक डिपार्टमेंट बनाना होगा कि भैया एक टीम तो ये वाला काम करेगी, दूसरी टीम वीडियो प्रोडक्शन करेगी, यानी कि वीडियो की एडिटिंग वगैरह करना, ये सब चीज़ें
टाइमिंग्स शेड्यूल करना, ये सारा काम उनका रहेगा। तीसरी टीम मैंने देखी मार्केटिंग की, कि भैया एक टीम ऐसी होगी जो मार्केटिंग का काम करेगी। तो यहाँ पर जब मैंने पहले देखो काम को देखा, पहले मैंने आइडेंटिफाई किया कि मुझे क्या क्या काम करना है ना। तो देखो कंटेंट क्रिएशन के लिए एक डिपार्टमेंट बना, वीडियो रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, अपलोडिंग, ये तीनों काम सेम सेम से हैं जो एक ही बंदा कर सकता है। कंटेंट क्रिएशन एक अलग चीज हो गई कि ये वाला कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, नोट्स बनाए जा रहे हैं या बुक के ऊपर काम किया जा रहा है, वो कंटेंट वर्क हो गया। बट वीडियो से रिलेटेड सारा काम ये एक ही जगह पर किया जा सकता था, सिमिलर था, तो मैंने इसका एक ही डिपार्टमेंट बना दिया। अब मार्केटिंग फिर से एक अलग काम है, तो उसका मैंने तीसरा डिपार्टमेंट बनाया। तो देखो मैंने पहले काम को आइडेंटिफाई करके उनके नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर ऑफ जॉब के अकॉर्डिंग मैंने इनको अलग अलग टीम में डिवाइड कर दिया, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरे सिर्फ तीन ही ग्रुप बनकर आए। समझ आ गई आपको यहाँ तक बात? तो देखो बिल्कुल यही बात हो रही है डिपार्टमेंटलाइजेशन में भी, कि सपोज करो टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर ने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं किस चीज के लिए, जैसे कि उनके यहाँ पर प्रोडक्शन का काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, तो उन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना रखा है। अगर उन्हें प्रमोशन और ऐड करानी है तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कराते हैं। अगर उन्हें बजटिंग और अकाउंटिंग का काम करना है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनके पास। अगर उन्हें इनोवेशन का काम करना है तो R&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो हर एक जो डिपार्टमेंट है वो अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ताकि स्पेशलाइजेशन आए और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। अब जैसे किसी दिन वीडियो अपलोड नहीं हुई तो मैं जाऊंगी वीडियो प्रोडक्शन वाले के पास, मैं मार्केटिंग वाले के पास थोड़ी ना जाऊंगी कि भाई आज वीडियो क्यों नहीं आई। मैं वीडियो प्रोडक्शन वाले के पास जाऊंगी कि हाँ भाई बताओ आज वीडियो क्यों नहीं आई। अगर मेरे को पढ़ाने था, कंटेंट PPT रेडी नहीं है, तो मैं जाऊंगी ना कंटेंट वाले के पास, बताओ भाई कहाँ है कंटेंट, कैसे पढ़ाऊं मैं आज। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, जवाबदेही ले सकती हूँ ना, अकाउंटेबिलिटी है कि तुमने काम नहीं किया बताओ क्यों। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया, जब मैंने काम को सोच के कि क्या क्या करना है और फिर मैंने उसको डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं डिटेल में। यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी क्या हुआ, एक बार आपने काम को डिवाइड कर दिया स्मॉल और मैनेजेबल टास्क में, अब जो भी एक्टिविटीज सिमिलर इन नेचर होती हैं, यानी कि वो वाली सारी एक्टिविटीज जिनमें काम सेम ही किया जा रहा है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सिर्फ प्रोडक्शन का काम हो रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ मार्केटिंग का काम हो रहा है। अब जैसे आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हो, जैसे कि आप रिलायंस स्मार्ट बाजार में चले जाओ, या फिर आप किसी भी मतलब नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर पे अगर आप जाते हो, तो मैं अगर डिपार्टमेंटल स्टोर्स की बात करूं तो आपने देखा होगा एक डिपार्टमेंट ऐसा होता है जहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिल रहा है, कि भैया आपको इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना है तो ये वाले डायरेक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है। अगर आपको होम डेकोर देखना है तो देखो यहाँ सारा होम डेकोर है। ठीक है, अगर आपको कपड़ों से रिलेटेड कुछ खरीदना है, जैसे कि किड्स वियर है उधर एक तरफ दिखेंगे, मेंस वियर एक तरफ दिखेंगे, विमेंस वियर एक तरफ दिखेगा, फुटवियर्स अलग तरफ दिखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, सिमिलर चीज़ों को डिवाइड कर दिया। जैसे जूडियो वगैरह में भी हम लोग जाते हैं तो आपने देखा होगा ना, डिपार्टमेंट्स बने होते हैं अपनी अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, तो इसे ही तो बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो देखो यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं कि जो भी एक्टिविटीज होती है सिमिलर इन नेचर, उनको एक साथ ग्रुप कर दिया जाता है और यही हमें स्पेशलाइजेशन देता है, और इसी ग्रुपिंग को हम सिंपली डिपार्टमेंटलाइजेशन कह देते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट के बेसिस पे करना हो तो फुटवेयर और स्किन केयर का डिपार्टमेंट बना दिया, टेरिटरी या एरिया के बेसिस पे करना हो तो नॉर्थ और ईस्ट बोल दिया। ठीक है, समझ आ गया? बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ, प्लीज अच्छे से समझा करो केस स्टडी के, ताकि आंसर्स अच्छे से दे पाओ। ठीक है, चलो अब काजल मैम का चश्मा उतर गया, देखो काजल मैडम का चश्मा उतर गया अब, है ना। तो अब देखो तीसरे स्टेप में क्या हुआ, असाइनिंग ड्यूटी। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार डिपार्टमेंट तो बना दिए, अब ये थोड़ी कि एक डिपार्टमेंट में अगर 10 लोग होंगे, काम नहीं हुआ होगा, तो क्या मैं उन 10 लोगों से बात करूंगी क्या, जाके 10 लोगों से कहूंगी कि काम नहीं हुआ। मुझे तो चाहिए कि कोई एक बंदा मैं हेड बना दूं, और जब भी कुछ गड़बड़ हो तो उसी बंदे को पकड़ूंगी फिर, है ना, वो फिर अपनी टीम से बात करता रहेगा। तो यहाँ पर हमने यही देखा कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज के अंदर कि हमने डिपार्टमेंट बना दिए, अब हर एक डिपार्टमेंट का एक इंचार्ज बना देते हैं। हर एक डिपार्टमेंट का क्या बना देते हैं, एक इंचार्ज बना देते हैं, कि उस डिपार्टमेंट में जब भी कुछ गड़बड़ी हुआ करेगी तो उस इंचार्ज को पकड़ लेंगे, फिर वो देखता रहेगा उसके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर काजल मैम ने राहुल नाम के एक बंदे को इंचार्ज बना दिया उसके डिपार्टमेंट का। तो देखो जरा, जैसे कि अमेजॉन इंडिया में क्या होता है कि जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है स्पेसिफिक रोल्स असाइन करती है, आप डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद स्पेसिफिक रोल देते हैं। कैसे, जैसे उनके टीम में भी एक राहुल नाम का बंदा होगा, तो राहुल को मार्केटिंग का काम दिया कि वो एड कैंपेन्स को चेक करेगा, प्रिया लॉजिस्टिक्स को हैंडल करेगी और देखेगी कि डिलीवरी के स्केड्यूल्स क्या है,
अर्जुन जो है वो फाइनेंस को मॉनिटर करेगा, मतलब कि मॉनिटर करेगा कॉस्ट वगैरह, और हर एक एम्प्लॉय ये जानता होगा एग्जैक्टली कि उनको क्या काम करना है। तो अमेजॉन इंडिया भी इस तरीके से काम करती है कि डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद इस तरीके से वो भी हेड बना देते हैं, ताकि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक ऐसा हेड हो जो अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और बाद में जो भी कुछ अगर होता है तो उसकी जवाबदेही बनेगी। ठीक है जी, तो अब डिटेल में देख लो जरा बुक की भाषा में। तो वंस द डिपार्टमेंट्स हैव बीन फॉर्म्ड, एक बार डिपार्टमेंट बन गए, ईच ऑफ देम इज प्लेस्ड, दिस इज द की लाइन, ईच ऑफ देम इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल। फिर हर एक को एक इंडिविजुअल के अंडर रख दिया जाता है, मतलब हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर, जैसे कि ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट है, तो हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर एक बंदा बिठा दिया हमने कि भैया अपने अपना डिपार्टमेंट जो है तुम लोग संभाल लो। ऐसे नहीं लग रहा वॉल पे बंदर बैठे हैं, तो बस ये समझ लो कि हर एक बंदर को एक एक वॉल की जिम्मेदारी दे दी है। ठीक, नाउ द जॉब्स आर देन एलोकेटेड टू द मेंबर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। और उसके बाद जब आपने एक बंदा बना दिया कि भैया हेड बन गया तुम्हारा, अब वो हेड क्या करेगा, अपने अंडर काम करने वाले जितने भी मेंबर्स हैं हर डिपार्टमेंट में सबको काम मिलना शुरू हो जाएगा। कैसे? अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसेस, सबके अपने अपने स्किल्स और कॉम्पिटेंसेस के अकॉर्डिंग उनको काम मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, डिपार्टमेंट्स बनेंगे, डिपार्टमेंट्स के बाद एक हेड बनाया जाएगा हर एक डिपार्टमेंट का, वही हेड अपने अंडर जितने मेंबर्स काम करते होंगे उनको उनके स्किल्स और कॉम्पिटेंसेस के अकॉर्डिंग काम बांट देगा। ठीक है जी, समझ आ गया। चलो अब बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। अब फोर्थ स्टेप में ये देखो जी, ये देखो जी, आपकी काजल मैडम फिर आ गई। 2 स्टेप में चश्मे लगे थे इनके और 2 स्टेप में चश्मा जो है वो उतर गया है। तो अब मैडम ने क्या कहा, देखो काजल मैम ने कहा कि राहुल आप प्रिया को ऑर्डर दे सकते हो और प्रिया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आप रिपोर्ट करेंगी राहुल को। ठीक है, तो प्रिया और राहुल के बीच में एक रिश्ता बना दिया है काजल मैम ने। ये रिश्ता क्या कहलाता है, और उस रिश्ते के बारे में बिल्कुल मत सोचना तुम भाई, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिश्ता। काजल मैम ने कहा कि राहुल आप सुपीरियर हैं प्रिया के, आप इनको इंस्ट्रक्शंस देंगे, ऑर्डर्स देंगे, और कोई भी अगर सजेशन है तो प्रिया का सजेशन आप सुनेंगे भी, एज अ सुपीरियर आप वर्क करेंगे। वहीं पे प्रिया को समझाया कि प्रिया आप राहुल के अंडर काम करेंगी और राहुल आपके इंचार्ज हैं, आप इनके अंडर काम करेंगी, और जो भी आपको ऑर्डर्स लेने हैं आप इनके ऑर्डर्स मानेंगी, और इन्हीं को ही अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है आपको, इन्हीं की जवाबदेही है। ठीक है, उसके अलावा प्रिया को भी सुपीरियर बनाया एडिटिंग टीम के ऊपर, कि एडिटिंग टीम पूरी आपके अंडर काम करेगी, आप उनको रूल करेंगे, उनको ऑर्डर देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगी, एट द सेम टाइम वो आपको रिपोर्ट करेंगे। तो इनके बीच में मैंने एक रिश्ता बनाया सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का, जो ऊपर है वो सुपीरियर है, जो उसके अंडर काम कर रहा है वो सबऑर्डिनेट है। तो ये रिश्ता बनाना, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाना कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे इंस्ट्रक्शन लेगा, एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट का जो रिलेशनशिप है वो यहीं जाकर एस्टैब्लिश होता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक एग्जाम्पल है इंफोसिस का, कि इंफोसिस ने भी इसी तरीके से क्लियर हायरार्की बना रखी है कि जो जूनियर डेवलपर्स हैं वो टीम लीड्स को क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। जो टीम लीड्स हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर डिपार्टमेंटल हेड को रिपोर्ट करते हैं, और इससे डिसिप्लिन, कोऑर्डिनेशन और स्मूथ वर्कफ्लो होता रहता है, क्योंकि सबको पता है कि कौन किसको जाकर रिपोर्ट करेगा, कि भाई हमारी सुनवाई कहाँ जाकर होगी, ये सबको पता है। तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स क्लियर हो जाते हैं। तो देखो जरा क्या बात लिखी हुई है यहाँ पर, ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो who he has to take orders from। हर इंडिविजुअल को ये पता होना चाहिए कि उनको किससे ऑर्डर लेने हैं, एंड टू whom he is accountable, और किसको जाके वो अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल को लिख लो कि कहाँ की जवाबदेही है। तुम्हारा टेस्ट हुआ क्लास में, 10 में से 3 नंबर आए। अब मम्मी ने पूछा बेटा 3 नंबर ही क्यों आए, मम्मी छोटी बहन से पूछ लो। अरे भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी थी उस टेस्ट को देने की, तुम्हारा काम था उसकी जवाबदेही में उनसे क्यों लूं, छोटी बिटिया से क्यों ले, हम तुमसे ही तो पूछेंगे। मम्मी ये परेशान करती है इसने पढ़ने नहीं दिया, ना 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 ना, ऐसा काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जिसकी जिम्मेदारी है अकाउंटेबिलिटी भी उसी की है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो आप अकाउंटेबल भी उन्हीं के लिए, यानी कि वहीं जाके जवाब दोगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सच क्लियर रिलेशनशिप्स, और इस तरीके से जब क्लियर रिलेशनशिप्स बन जाते हैं तो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर आपका यही है जो फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते हुए आए हो, आपका वही पिरामिड, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। क्यों? अल्टीमेटली है तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप है ना। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 स्टेप। सबसे पहले काम को आइडेंटिफाई करो, फिर डिवाइड कर दो।
डिवाइड करने के बाद जब आपको पता चल जाए क्या क्या काम करना है, अलग अलग काम के नेचर के हिसाब से ग्रुप बना दो, हर एक ग्रुप का एक हेड बना दो, उस हेड को बोलो कि उसके अंडर जितने भी लोग काम करते हैं उनको काम सौंप दो, और उसके बाद एक रिश्ता बना दो सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप का। सबको ये बता दो कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट, कहाँ जाके ऑर्डर, किसके ऑर्डर मानने हैं, किसको जाके रिपोर्ट सबमिट करनी है, सारी बातें बता दो। और इसी के साथ आई डोंट आर्ग्यू बट एक्सप्लेन, यानी कि इसी के साथ कंप्लीट हुई हमारी क्या, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्रिस्टल क्लियर होगी, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अरे ओ भाई याद है क्या इंग्लिश की ABCDE? याद है इंग्लिश की ABCDE? भूल गए हो क्या? मुझे पता तुम भूल गए, तुम्हें याद दिलाने लाई हूँ मैं इंग्लिश की ABCDE, क्योंकि इंग्लिश की ABCDE पढ़ के ही आएगी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इंग्लिश की ABCDE पढ़कर ही क्या आएगी, बोलो बोलो क्या आएगी, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ये है हमारी न्यू एक्रोनिम फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कि ओ भाई क्या याद है इंग्लिश की ABCDE। तो बहुत सिंपल तरीके से आप इसको यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर निकाल लो फिर से अपनी कलम और लिखना शुरू करो मेरे साथ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें O का मतलब है ऑप्टिमम, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है जी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। उसके बाद ई से मतलब है हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है बेटा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद ए से है मेरे बेटे अडेप्टेशन टू चेंज, अडेप्टेशन टू चेंज, लिखो फटाफट। फिर बी से है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, बी से है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। सी से है हमारे पास क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। फिर बेटा डी से है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ठीक। और ई से है हमारे पास एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ठीक है जी, तो एक बार मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। ओ से है सबसे पहले ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ई से है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ए से है अडेप्टेशन टू चेंज, बी से है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, सी से है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स, डी से है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल और ई से एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। मैं फिर से ये बात आपको समझाना चाहूंगी कि मुझे पता है कि आपसे मुझे मेहनत करानी है, तो आपसे मेहनत कराने से पहले मुझे खुद मेहनत करनी होगी। तो ये थोड़ी सी मेहनत मैं आप लोगों के साथ करती हूँ, अदरवाइज जितना मैं पूरा कंटेंट अगर वहाँ पे PPT में बना के रख सकती हूँ तो मैं ये भी लिख कर रख सकती हूँ, बट ये मैं जानबूझकर नहीं लिखती हूँ कि यहाँ पर आप मेरे साथ साथ जब एटलीस्ट पूरे नोट्स नहीं बना रहे, पूरे नोट्स आप बाद में बनाते हैं PDF से, बट एटलीस्ट मेरे साथ साथ आप पॉइंट्स भी अगर लिखेंगे तो कुछ तो आपके माइंड में जाएगा। जब आप उसको पढ़ने बैठेंगे तो आप रिकॉल कर पाएंगे कि येस हमने ये पॉइंट्स लिखे थे। तो जितनी बार हम लिखेंगे, कि अभी आप एक बार मेरे साथ लिख रहे हो, फिर आप जब नोट्स बनाओगे आप तब लिखोगे, तो आप इजीली याद कर पाओगे, कहीं ना कहीं आपको वो एक्रोनिम माइंड में घूमेगी। ठीक है, तो मेरे साथ साथ बिल्कुल लिखा करो, चाहे रफ में लिख के फिर दोबारा से उसको फेयर करना हो, आपकी इच्छा है तो, लेकिन लिखा करो। ठीक है, तो मैं भी मेहनत कर रही हूँ, उसके साथ साथ आपको भी मेहनत करनी है। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे पहले पॉइंट की तरफ, विच इज बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अब बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है बच्चे? बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन कुछ ऐसा है कि आपको पता है मेरे घर पे ना एक दिन गेस्ट आने वाले थे। ठीक है, अब मेरे घर पे जब गेस्ट आने वाले थे तो मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, और मम्मी ने मुझसे कहा, एक बहुत तगड़ा मुझे काम दिया मम्मी ने कि बेटा ऐसा है कि आज गेस्ट आने वाले, या आज नहीं सच चलो थोड़ा सा टाइम दे देते हैं बेटा, 5 दिन बाद गेस्ट आने वाले हैं, तो आपको ना डिनर प्रिपेयर करना है उनके लिए, तो प्रिपेयर कर लेना। बट मैंने कहा कि मम्मा मुझे तो, आपको तो पता है इल्ले हूँ मैं खाने में, मुझे नहीं आता है खाना बनाना, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं आता है, अब बताओ क्या कर सकते हैं फिर? तो मम्मी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, 5 दिन का समय बहुत होता है, आप सीख लीजिए। मैंने कहा मम्मा
आपको मैं देखती हूँ कि आप तो बहुत फटाफट सारे काम कर लेती हो, तो मैंने कहा एक काम करो, एक दिन मुझे सिखा दो। तो मम्मी के साथ मैं खड़ी हुई, मैंने देखा कि मम्मी भाई फटाफट मम्मी ने प्याज काटे, टमाटर काटा और दाल मखनी बना रही थी मेरी मम्मी, और मम्मी ने बहुत फटाफट मतलब बहुत इंस्टेंटली, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एफर्ट्स और रिसोर्सेज, मतलब टमाटर प्याज की क्वांटिटी, दाल की क्वांटिटी, भाई कुछ भी वेस्ट नहीं किया उन्होंने, और इमिडिएटली बहुत ही जल्दीबाजी में उन्होंने वो काम कर दिया, मतलब बहुत अच्छे तरीके से किया। मैंने कहा मम्मा ऐसा कैसे होगा, इतनी जल्दी आप इतने परफेक्शन के साथ ये काम कैसे कर पा रही हो? मम्मी ने कहा बेटा तुम तो महारानी बन के बैठी रहती हो रोज, ये काम हमारा रोज का है, ये रोज हमें टमाटर प्याज बेटा काटने होते हैं। उन्होंने मेरे हाथ में गलती से कहा कि चलो एक काम करो, एक टमाटर तुम काट दो सलाद के लिए, तो मैं काट रही हूँ, मैं 15 मिनट से उसकी देख रही हूँ कि यार एक की शेप कुछ आ रही है, एक की शेप कुछ आ रही है, और फिर मम्मी ने मुझसे छीना और 1 मिनट में फटाफट वो काट दिया। मैंने कहा मम्मी कैसे पॉसिबल है, कुछ तो समझाओ इसके बारे में। तो मम्मी ने मुझसे यही बोला कि बेटा देखो बहुत समय से मैं ये काम करती आ रही हूँ, रोज का काम है, रोज हमें ये क्या करना है, ये टमाटर वमाटर तो काटने, टमाटर प्याज आलू यही तो काटते आ रहे हैं हम इतने सालों से। तो जब हम इतने सालों से ये काम कर रहे हैं तो देखो क्या एक्सपीरियंस हो गया है, हमें ये भी पता है कि कितनी क्वांटिटी में कितनी नमक मिर्च ये सब डलता है, ये सब काम हमें पता है। क्यों? क्योंकि हम लगातार इस काम को कर रहे हैं। और आपको पता है इसी मम्मी के कॉन्सेप्ट में मुझे ऑर्गेनाइजिंग की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस समझ में आई, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। कि स्पेशलाइजेशन कैसे आता है? स्पेशलाइजेशन ऐसे आता है कि जब हम किसी भी काम को रिपीटेडली करते हैं तो रिपीटेशन करने के साथ साथ हमारा एक्सपीरियंस आता है, और वही एक्सपीरियंस हमें उस काम में स्पेशलिस्ट बनाता है। और स्पेशलाइजेशन की वजह से हम रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करते, क्योंकि जब मम्मी ने मुझे कहा वही काम करने के लिए तो मैंने एक टमाटर तो खराब ही कर दिया था। क्यों? मुझे नहीं आता था वो काम करना। लेकिन जब मैंने भी लगातार 1 महीने तक वही सेम काम किया, मम्मी ने ट्रेनिंग पे लगा दिया था मुझे कि बेटा अब तो तुम ही करोगी, तो रोज कटिंग वाला काम मुझसे ही कराया जा रहा है। तो यहाँ पर रोज कर करके मेरे को भी उस चीज में एक्सपीरियंस आने लगा, मैंने भी वेस्टेज कम करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे मेरा भी स्पेशलाइजेशन आ रहा था। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन यही तो सिखाता है। याद करो अभी तो बताया डिपार्टमेंट्स बनाना, वीडियो एडिटर कैसे फटाफट वीडियो एडिट कर पा रहा था, भाई उसका डेली का काम था। मैं यहाँ पे लगी रहती थी कि अच्छा यहाँ करना है वो करना है, उसका तो डेली का काम है। मैं पीपीटी आराम से बना रही हूँ क्योंकि मेरा डेली का काम नहीं है, उसका डेली का काम है, वो फटाफट बना जाता है। क्यों? रिपीटेटिव परफॉर्मेंस जा रही है ना उसकी। तो बस यहीं पे मिल गया हमें बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखो यही बात लिखी हुई है एकदम। चलो अब मेरे साथ जब आप नोट्स बनाएंगे तो अंडरलाइन करेंगे क्या? सबसे पहली चीज, ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब। कि ऑर्गेनाइजिंग में ना सिस्टमैटिकली जॉब्स को एलोकेट किया जाता है वर्कफोर्स के बीच में जब आप डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हो। एंड स्पेसिफिक वर्कर्स परफॉर्म द स्पेसिफिक जॉब ऑन अ रेगुलर बेसिस। और वो लोग क्या कर रहे हैं? रेगुलर बेसिस पे उस सेम काम को कर रहे हैं। यानी कि वहां दिख रही है हमें रिपीटेटिव परफॉर्मेंस, कि लगातार सेम काम किया जा रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क का। और इसकी वजह से वर्कर्स गेन करते हैं एक्सपीरियंस, कि रिपीटेटिव परफॉर्मेंस होती है और एक्सपीरियंस आता है, जिसकी वजह से हमें मिलता है स्पेशलाइजेशन। तो सिंपल सी बात, ऑर्गेनाइजिंग की में होता है सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ वर्क, जिसकी वजह से होती है रिपीटेशन ऑफ परफॉर्मेंस, रिपीटेशन ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से आता है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस देता है स्पेशलाइजेशन। सिंपल हो गया ना याद? तो चलो अब एक एग्जाम्पल सुन लो जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है। आपकी इच्छा है आप लिखें या ना लिखें, बट स्टिल मैं आपको बता के चल रही हूँ। अमूल की जो मार्केटिंग टीम है वो पूरी तरीके से फोकस करती है सिर्फ और सिर्फ नए प्रोडक्ट को प्रमोट करने के पीछे। वहीं पे उसकी प्रोडक्शन टीम का काम सिर्फ इतना है कि वो मिल्क क्वालिटी को मेंटेन रखे। तो हर एक टीम जो है वो हाईली स्किल्ड है अपने अपने परफॉर्मेंस में, अपने अपने फंक्शंस में, जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। यानी कि सबको एक ही काम डेली आकर करना है, जिसकी वजह से वो क्या होते जा रहे हैं? एक्सेल। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी ही बात करूं तो देखो, माई बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन इज कि मैं यहाँ पर सिर्फ बिजनेस स्टडीज पढ़ाती हूँ और मेरे बाकी सारे लोग देखो अपना अपना काम कर रहे हैं। मेरा एडिटिंग टीम जो है वो अपना वीडियो कंटेंट बना रहा है, मेरी मार्केटिंग टीम जो है मेरा सोशल मीडिया हैंडल कर रही है, ठीक है। और ये देखो ये पता नहीं क्या क्या बातें बना रहे हैं, या बैठ के नालायक काम नहीं कर रहे हैं। तो जस्ट लाइक योर काजल मैम ओनली फोकसेस ऑन द टीचिंग एंड द एडिटिंग टीम फोकसेस ऑन द वीडियो क्रिएशन, एवरीवन बिकम्स अ मास्टर ऑफ देयर वर्क। तो सभी लोग अपने अपने काम में क्या होते जा रहे हैं? मास्टर वर्क है। देखो तुम्हें अपने एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, तो भूलना नहीं मुझे अब, है ना। चलो नेक्स्ट, क्लैरिटी इन रिलेशनशिप्स। अब यहाँ पे क्लैरिटी आती है रिलेशनशिप्स में। क्यों? हमने जब असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज किया तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में हमने एक हेड बनाया, हमने कहा जी ये वाला डिपार्टमेंट आप संभालेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर जब डिपार्टमेंट संभालने को दिया तो उसने अपनी टीम को काम बांट दिया,
रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स क्लियर हुए, वर्किंग रिलेशनशिप्स क्लियर हुए कि भैया वो आपका हेड है, वो आपको सारे काम दे रहा है, जिससे आप रिलेशनशिप बना पाए कि आपको ये पता चला कि यार ये हमारा सुपीरियर है, इसकी इज्जत करनी है, इसकी बात सुननी है, कल को जो भी काम हम करेंगे इसको रिपोर्ट करना है। तो एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप आया। किसी भी तरीके का माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब मैंने किसी एक स्कूल को ज्वाइन किया तो मुझे ये बता दिया गया था कि जी ये प्रिंसिपल है, ये वाइस प्रिंसिपल है, ये मैनेजर है, ये डायरेक्टर है, और ये सारे लोग ये आपके साथ ही काम करने वाले, ये वही मजदूर है जो तुम्हारे साथ काम करेंगे, ये तुम्हारे कौन है, ये जमींदार है जो तुम्हें महीने के अंत में जाकर या महीने के शुरुआत में जाकर तुम्हें सैलरी देंगे, और तुम ये सारे मजदूर हो जो एक साथ काम करोगे। तुम्हें इन्हें रोज आके जवाब देना है कि तुम क्या करके आओ, दूसरे मजदूरों से तुम क्या करा के आओ। दूसरे मजदूर कौन है भाई? तुम। हम अगर मजदूर हो तो तुम हमसे, हमारे साथ काम करने वाले मजदूर तुम भी तो हो, तुम्हारे साथ ही तो काम करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि एक रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी आती है, ठीक है। तो देखो, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द वर्किंग रिलेशनशिप्स क्लैरिफाइज अ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है कि भैया कौन कैसे कैसे बातचीत कर सकता है, एंड स्पेसिफाइज हु इज टू रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो प्रोसेस का फोर्थ फंक्शन ही आपको ये बात बता देता है। सो दिस रिमूव्स ऑल द एम्बिग्विटी। सीख लो एक नया वर्ड, एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन। तो किसी भी तरीके की कंफ्यूजन नहीं रहती, सब रिमूव हो जाता है। एंड द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस, तो सारी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफर होने में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। समझ आ गया? चलो अब इसके लिए एक एग्जांपल देख लो। स्विगी के जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं उन्हें ये पता है कि वो क्या स्विगी के ऑनर को जाके रिपोर्ट करते हैं क्या? नहीं, वो किसको रिपोर्ट करते हैं? उन्हें पता है कि उनका एक एरिया का सुपरवाइजर होता है, वो उसको रिपोर्ट करेंगे, और वो जो सुपरवाइजर है वो अपने जोनल हेड को रिपोर्ट करेगा। तो बिल्कुल जो चेन ऑफ कमांड है वो क्लियर है, जिसकी वजह से डिलीवरी टाइम से हो रही है और अकाउंटेबिलिटी भी सेट हो पा रही है। ठीक है, चलो अब उसके बाद काजोल मैम ने क्या किया, लेट्स सी। देखो जी, अब यहाँ पर काजोल मैम ने बता दिया कि मे आई हेल्प यू विद दिस, यहाँ पे कोई कह रहा है सो यू विल रिपोर्ट टू मी। ये इस तरीके से आपस में बातचीत करते बता रहे हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट में देखो किस तरीके से काम हो रहा है, टारगेट इंस्टीट्यूट। एवरी एम्प्लॉय नोज हु टू रिपोर्ट टू एंड सीक गाइडेंस फ्रॉम। अब जैसे कि मुझे अगर कोई समस्या आ रही है यहाँ पर, तो मुझे पता है कि मुझे सर से बात करनी है या किसी मैम से बात करनी है, मुझे वो सब चीज़ें पता है पहले से, मेरे माइंड में क्लैरिटी है क्योंकि मुझे ये सारी बातें यहाँ पर बता दी गई है। ठीक है, समझ आ गया? चलो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, चलो अब इसको कैसे समझेंगे हम लोग। अब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, क्योंकि आपने सारी तो भैया कंफ्यूजन हमारी दूर कर दी है ना। अब देखो, अब मैं फिर से आऊँ अपने वाले एग्जाम्पल की तरफ, अपनी मम्मी की डांट खाने के लिए फिर से मैं रेडी हो जाती हूँ। अब देखो, मम्मी ने मुझे कहा था ना कि बेटा गेस्ट आने वाले हैं और आपको डिनर प्रिपेयर करना है। तो अब मैं तो नई खिलाड़ी हूँ ना इस फील्ड में, मुझे क्या पता ये टमाटर प्याज का किस तरीके का खेल चलता है, ये गेम मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर मम्मी ने मुझे वो जो समझाया कि बेटा एक्सपीरियंस होता है, रिपीटेटिव परफॉर्मेंस होती है, ये सब होता है, तो उन्होंने मुझे ये बात भी समझाई ना कि क्या कंफ्यूजन है। अब मुझे समझ में नहीं आता था कि कितना पानी डालूं और कितनी दाल में कितना नमक डलता है, वो सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी। तो मेरी मम्मी ने वो कंफ्यूजन दूर करी ना कि बेटा जब इतनी दाल होती है, इतना पानी डलता है, तो इतना नमक मिर्च ये सब चीज़ें डलेंगी। ठीक है, अगर इतने लोग आ रहे हैं तो उनके लिए इतने चावल आपको बनाने हैं। तो वो सारी चीज़ें मुझे कब क्लियर हो पा रही हैं, जब मेरा सुपीरियर वो सारी बातें मुझे समझा रहा है और मुझे पता है कि इस कार्य से रिलेटेड किससे जाकर ये सवाल करना है। अगर मैं अब किसी और बंदे से जाकर पूछूं, सपोज करो कि मेरे घर में मेरा कोई बड़ा भाई है, अब मैं अपने बड़े भाई से कहूँ कि हाँ जी भाई साहब जी जरा आप बताएंगे कि दाल में कितना और क्या डलना है। भाई वो मेरे से बड़ा नया खिलाड़ी, उसे भी नहीं पता, तो वो और वेस्टेज कराएगा मेरी। तो मुझे ये पता होना चाहिए ना कि जब मुझे मेरा काम करना है तो उसके रिगार्डिंग मुझे इंस्ट्रक्शन कहाँ से सही मिल सकती है। अब वो कब होगा? जब मेरे माइंड में क्लैरिटी होगी। वो क्लैरिटी कहाँ जाके मिली थी हमें? एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में। तो जब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स क्लियर होते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप्स क्लियर होते हैं, आपके माइंड में आपको ये भी पता होता है कि आपको क्या करना है, तो आप वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज आप नहीं करते हो। ठीक है, कैसे? देखो, ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू द प्रॉपर यूसेज ऑफ ऑल द मटेरियल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या करता है भैया? ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर यूसेज कराता है हर तरीके के मटेरियल का, चाहे पैसा हो या ह्यूमन रिसोर्स। भाई हमारे एफर्ट्स की भी तो वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। सो प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स, तो ये कैसे हो पाता है? क्योंकि जॉब्स का असाइनमेंट सही हुआ, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग अवॉइड हो गई, एक का काम दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ा रहा है।
और अवॉइडेंस हुई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क की, यानी कि बार बार आप एक ही काम को नहीं परफॉर्म कर रहे हो, जिसकी वजह से वेस्टेज हो गई मिनिमाइज और एफर्ट्स भी हमारे वेस्ट नहीं हो रहे हैं। कैसे? मैम एक एग्जाम्पल दे दो। लो जी एग्जाम्पल ले लो। रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर मशीन, ह्यूमन एफर्ट्स, टाइम, ये सभी प्लान्ड होते हैं इस तरीके से कि कोई भी रिसोर्स जो है वो ओवर यूज ना हो, मतलब जरूरत से ज्यादा आप किसी चीज का इस्तेमाल ना करें। ये सारी चीजें वहां पर क्या होती है, पहले से ही प्लान्ड होती हैं। ठीक है, चलो अब काजल मैम आप कैसे करते हो इस काम को, ये बताओ, आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करते हो? लो जी बिल्कुल बताती हूँ तुम्हें। हाँ जी, सो काजोल मैम डजंट रिकॉर्ड और एडिट एवरीथिंग हरसेल्फ। तो बेटा मैं सारे काम खुद से नहीं करती हूँ, शी डेलीगेट्स द वर्क सो दैट हर एनर्जी स्पेंट ऑन द टीचिंग। तो मैं अपने एफर्ट्स को सही जगह पर लगाने के लिए क्या करती हूँ कि मैंने ये वाला काम किसी और को सौंपा, ताकि मेरे जो एनर्जी है, मेरे सारा काम जो है वो टीचिंग पे जाए, व्हाइल अदर्स हैंडल व्हाट दे डू द बेस्ट। बाकी सब लोग वो करें जो वो अच्छा करने से जानते हैं, मैं वो कर रही हूँ जो मैं अच्छा करना जानती हूँ। तो मैं अपने सारे एफर्ट्स लगा रही हूँ टीचिंग पे, और बाकी के लिए मैंने क्या कर रखा है, कुछ लोग रख रखे हैं वो मेरे लिए उस काम को कर देते हैं। ठीक है, बट तुम्हें क्या पता ये मजदूरी सारी हम खुद ही करते हैं। चलो देखो, जैसे कि आरकेजी इंस्टीट्यूट अपनी फैकल्टीज, अपने क्लासरूम को इफिशिएंट और प्रोडक्टिव मैनर में इस्तेमाल करता है। ठीक है जी, देखो ये फिर से तुम्हारी काजल मैम आ गई। ये काजल मैम तुम्हें हर जगह दिखेंगी यहाँ पर। चलो नेक्स्ट, अडेप्टेशन टू चेंज। अब बेटा अडेप्टेशन टू चेंज का मतलब क्या है? वही ढल जाओ, जैसा इन्वायरमेंट है वैसे हो जाओ, जैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन का माहौल दिख रहा है वैसे काम करना है, जैसे आपको दिख रहा है कि चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना है। ऑर्गेनाइजिंग इसी चीज के बारे में कहता है। तो देखिए, द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउज अ बिजनेस एंटरप्राइज टू अकोमोडेट द चेंज, कि आपको क्या करना है, चेंजेस को अकोमोडेट करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं पहले से। अब ये काम कैसे कर सकते हो? इट अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू बी सुटेबली मॉडिफाइड, क्योंकि ये अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हेल्प करता है कि जैसे आपको दिखे ना मार्केट में कुछ हो रहा है, बदल जाओ। आपको पता चला कि मुझे मम्मी ने बोला कि बेटा गेस्ट अब 5 दिन बाद नहीं, गेस्ट अब 3 दिन बाद ही आने वाले हैं, तो अब उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दो। आप तो आराम से बैठे थे कि 5 दिन बाद आएंगे तो उसके हिसाब से तैयारी करेंगे, 3 दिन बाद ही आ रहे हैं तो अब उसके हिसाब से तैयारी करनी शुरू करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आपको पता चले कि चीजें बदल रही हैं, आपको खुद को मॉडिफाई करना है, रीडिजाइन करना होगा। किस चीज को? अपने कुछ इंटर रिलेशनशिप्स को। किसके बीच में? मैनेजर लेवल के बीच में। और ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन ये इसलिए लिखवा रही हूं क्योंकि कहीं ना कहीं ये लाइन आपको हो सकता है केस स्टडी में देखने को मिल जाए, बट आप चाहे तो इसकी प्लेस पे एक सिंपल लाइन भी लिख सकते हैं, टू पेव द वे फॉर दिस स्मूथ ट्रांजिशन। और तो मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखवा देती हूँ, टू मेक द पाथ ईजियर। ठीक है, टू मेक द पाथ ईजियर फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल्स। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये लाइन भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर इसको लिखेंगे और ब्रैकेट में ये लिख देना ताकि दोनों चीजें आपको याद रहे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है लाइन में कि ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की मदद करता है कि वो अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने आपस के रिलेशनशिप को क्या करेंगे, फिर रीडिजाइन करेंगे, क्योंकि भाई चीजें बदल गई हैं, अब आपको चीजें बदलनी पड़ेंगी उसके अकॉर्डिंग। और मैनेजरल लेवल्स के बीच में ये सब काम करना है। क्यों? ताकि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, आपने जो सोचा है अपना टारगेट, उस टारगेट को आप बहुत इजीली अचीव करते हुए चले जाओ। जैसे ही आप चेंजेस देख रहे हो, अब आपने देखा कि अभी सीबीएसई का सैंपल पेपर आएगा, अभी तो हम एक रॉ फॉर्म में चल रहे हैं कि ठीक है जो प्रीवियस सैंपल पेपर आया उसी के अकॉर्डिंग पैटर्न होगा, तो अभी फिलहाल हमारी तैयारी प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हुए चल रही है। लेकिन अचानक से जब जुलाई के टाइम पे, ऑलमोस्ट जुलाई के टाइम पे सैंपल पेपर आता है, तो जब सैंपल पेपर आएगा हो सकता है एक नया पैटर्न आए, तो उस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें खुद को तैयार करना होगा ना, ताकि हमारा जो वो रास्ता है वो क्लियर हो जाए। भाई हमें 80 आउट ऑफ 80 अगर अचीव करने तो हमें सीबीएसई का पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, जो वो सैंपल पेपर में बताएंगे उस चीज को हमें देखना पड़ेगा। तो जैसे ही वो चेंज आएगा हमें उसको एक्सेप्ट करना है, और जो भी हम काम एग्जिस्टिंगली कर रहे होंगे उसमें उन चेंजेस को इंप्लीमेंट करना होगा, ताकि जो हमारा गोल है उसके लिए रास्ता साफ होता चला जाए। पेव द वे फॉर द स्मूथ ट्रांजिशन, यानी कि जो हमारा रास्ता है उसके जो कांटे हैं वो हट जाए और हम फटाफट से अपनी गाड़ी भगाते हुए आगे ले जाए। समझ गए जी? चलो अब लिखना है तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखो जरा एग्जाम्पल क्या है।
व्हेन एप्पल लॉन्चेस अ न्यू आईफोन, जब भी एप्पल एक नया आईफोन लॉन्च करता है, वो क्विकली रीस्ट्रक्चर करता है अपनी टीम को कि भाई नया डिजाइन देखो, सप्लाई चेन देखो, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी देखो। हर बार सेम तरीके से काम थोड़ी कर सकते हैं, हर साल कुछ ना कुछ बदल रहा है, हर महीने कुछ ना कुछ बदल रहा है, तो चेक करो, ठीक है। तो यही काम हम लोग भी करते हैं अपने यहाँ पर कि व्हेन आरकेजी शिफ्ट्स टू द लाइव क्लासेस, कि जब हम लोग भी लाइव क्लासेस पे जाते हैं एग्जाम टाइम पे जब हम लोग भी लाइव क्लासेस की शिफ्ट करते हैं, अभी तो सिर्फ रिकॉर्डिंग चल रही है, सो काजोल मैम भी क्या करती है, इमीडिएटली अपने प्लान को ऑर्गेनाइज करती है, अपनी टीम रोल दोबारा से बताती हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए हमें डाउट सॉल्विंग के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसे में बच्चे को हमारी ज्यादा जरूरत है। जब एग्जाम टाइम आता है तो आपको हमारी जरूरत ज्यादा होती है, तो उस टाइम पे हमें भी ज्यादा एफर्ट्स करने हैं, हमें आपको डाउट सॉल्व कराना है, आपका डेली आपके लिए हम शेड्यूल लेकर आते हैं, डेली कुछ ना कुछ हमें लेकर आना है, तो हम सारे काम उस हिसाब से करेंगे। जैसे कि जब कोई नया कोर्स भी जब है हम लॉन्च करते हैं, तो उसमें भी हम लोगों को अपनी चीजों को बदलना पड़ता है, ठीक है। समझ आ रहा है ना, रिलेट कर पा रहे हो? वेरी गुड। नेक्स्ट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कैसे है बच्चे, देखिए जरा। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो हर तरीके की कंफ्यूजन को दूर करता है। देखो आपको सारी चीजें हम बताते हुए चल रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ बता रहे हैं ना। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, अवॉइड करता है कंफ्यूजन और डुप्लीकेशन। आप देख रहे हो बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, बहुत सिंपल है ऑर्गेनाइजिंग, बार बार वही चीज आपको सुनने को मिल रही है। तो ऑर्गेनाइजिंग कंफ्यूजन हटाता है, डुप्लीकेशन हटाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है बेटा क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। सब कुछ तो उन्होंने हमें बता दिया है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क हमारे सामने है। सो मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज देयरबाय बिकम्स इजी एंड दैट ब्रिंग्स इफेक्टिवनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब मुझे रोज पता है कि मुझे रोज आके क्या करना है, मुझे पहले दिन से ही ये बता दिया गया था कि मैडम आपका क्या रोल है, आपको क्या करना है, तो मुझे पता है ना कि मुझे डेली आकर क्या काम करना होता है। तो बहुत ही क्लैरिटी है वर्किंग रिलेशनशिप्स में हमारे। अब उस क्लैरिटी की वजह से मैं रोज आती हूँ, अपना काम करती हूँ, जिसकी वजह से हमारा जो मैनेजमेंट है वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। मैंने एक प्लानर बना रखा है जिसके अकॉर्डिंग मैं डेली वर्क कर रही हूँ। तो ये जो क्लैरिटी है यही तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने में मदद कर रही है। अगर मैंने ये सारी चीजें क्लियर ही नहीं की होती तो मैं हमेशा एक कंफ्यूजन में रहती, आज क्या करूँ, कैसे करूँ, आज क्या करेंगे, कल क्या करेंगे। हमने आपको एक प्रॉपर प्लानिंग दी कि आपको भी टीटीएस में 8 बजे अपनी क्लास अटेंड करनी है बिजनेस स्टडीज की, 6:30 पे इकोनॉमिक्स की, और ऐसी आपकी अकाउंटेंसी की भी क्लास आती है। तो आपके माइंड में भी तो एक क्लैरिटी है ना, तो आप स्मूथली उस तरीके से काम कर पा रहे हो। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। एग्जाम्पल देख लो कि टीसीएस के अंदर वर्क को डिवाइड किया गया है, प्रॉपरली डेलीगेट किया गया है, मैनेजर सुपरवाइज करते हैं सारी चीजों को, इफेक्टिवली ट्रैक करते हैं परफॉर्मेंस को और टाइमली डिसीजन लेते हैं। अब इसी को हमारी लैंग्वेज में अगर आप समझें तो सिंस आरकेजी टीम हैज डिफाइंड रोल, आरकेजी टीम ने भी सारी डिफाइन कर रखे रोल कि भाई कौन कौन सा टीचर कौन कौन सा सब्जेक्ट हैंडल करेगा। सो काजल मैम डजंट हैव टू माइक्रो मैनेज, मुझे कोई भी चीज़ों को मैनेज नहीं करना। शी जस्ट चेक्स इन विद द डिपार्टमेंट हेड्स फॉर द अपडेट्स। तो मुझे पता है कि मेरा डिपार्टमेंट हेड कौन सा है और मुझे उन्हीं से बात करनी है और अपना काम करना शुरू कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा हो जाता है फिर, स्मूथली। समझ आए यहाँ तक? समझ आ रहे हैं आपको सारे पॉइंट्स? आई होप समझ आ रहे होंगे। अब आते हैं 6 पॉइंट पर। 6 पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, यानी कि भैया तुमने सब कुछ कर लिया, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतना सब कुछ सोच लिया है, बट ये ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट के डेवलपमेंट पे वर्क करता है ये भी तो सोचना है। तो देखो ऑर्गेनाइजिंग किस तरीके से एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट कर रहा है। यहाँ पर डेवलपमेंट ना पहले स्टेप से ही शुरुआत हो गई थी उसकी। आपने काम को ऐसे ही लोगों के बीच में बांटना शुरू नहीं किया, आपने पहले काम को देखा कि क्या क्या काम करना है, सिमिलर नेचर ऑफ जॉब के अकॉर्डिंग आपने उसकी ग्रुपिंग करी, फिर आपने कॉम्पिटेंसेस और स्किल्स के अकॉर्डिंग लोगों के बीच में वो काम बांटा। तो जब जिसको जो काम करना आता है आप उसको वही काम सौंप रहे हो, तो कहीं ना कहीं हर एक पर्सन, हर एक इंडिविजुअल जो है यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग अपना जो टास्क है अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उसको परफॉर्म कर पा रहा है। देखो जरा, इफेक्टिव डेलीगेशन अलाउज द मैनेजर टू रिड्यूस देयर वर्कलोड। अब क्योंकि ना यहाँ पर क्या होता है, डेलीगेशन। अब डेलीगेशन का मतलब अभी फिलहाल आप इतना समझ लो कि कोई काम मुझे करना था, अब मैंने क्या किया कि मेरे पास बहुत सारा काम था करने के लिए। जैसे मैंने आपको बोला ना, हमें आरकेजी का एक क्रैश कोर्स हमें अनाउंस करना था, तो उसके लिए बहुत सारा काम था। मैं अकेले वो सारा काम कैसे करती, और अकेले कर पा रही थी तो हर फील्ड में अच्छा नहीं कर पा रही थी। टीचिंग में मैं अच्छा कर पा रही थी क्योंकि वो मेरा कॉम्पिटेंस है, वो मेरा जॉब
प्रोफाइल है कि ठीक है ये काम मुझे अच्छा आता है, मेरे स्किल्स उसके अकॉर्डिंग है, बट कहीं ना कहीं वीडियो एडिटिंग करना, मार्केटिंग करना ये मेरा एरिया ऑफ जॉब नहीं था, बट स्टिल मुझे वो परफॉर्म करना पड़ रहा था। तो मैंने क्या किया, इसी काम को कुछ लोगों में बांट दिया जो इस काम को करने में माहिर थे। तो जब यहाँ पर मैंने डेलीगेट किया, डेलीगेट का मतलब जो काम मैं पहले खुद कर रही थी वही काम मैंने करने को किसी और को दे दिया, किसी और को वो काम मैंने सौंप दिया। सो इट अलाउज द मैनेजर्स टू रिड्यूस देयर वर्कलोड। तो इससे क्या हुआ, मेरा जो कंधों का बोझ था वो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ बाय असाइनिंग द रूटीन जॉब्स टू द सबऑर्डिनेट। कैसे रूटीन जॉब्स, क्योंकि मैंने उन लोगों को करने के लिए दे दिया कि वीडियो शेड्यूलिंग आपने करनी है, मार्केटिंग आपने करनी है, एडिटिंग आपने करनी है। तो इस तरीके से मेरे कंधों का बोझ क्या हुआ, कम हुआ। और इसकी वजह से दिस डेलीगेशन ऑफ वर्क डेवलप्स इन द सबऑर्डिनेट द एबिलिटी टू डील इफेक्टिवली। अब उससे क्या होगा, हम सभी लोग जो अपने अपने एरिया में काम कर रहे होंगे, हम सभी लोग उस चीज को इफेक्टिवली मैनेज करेंगे विद द चेंजेस एंड हेल्प्स देम टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। अपने फुल पोटेंशियल के साथ करेंगे और जो जो चेंजेस आ रहे होंगे उस चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए अपने काम के अंदर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि हर कोई अपना अपना काम अपने अपने तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम सभी का डेवलपमेंट। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लो आप लोग। At Infosys, junior employees are given the responsibility under the guidance। तो junior employees को भी responsibility दी जाती है, लेकिन उनके ऊपर भी एक head होता है। It helps them to learn and grow। अब इससे क्या होता है कि वो अपने लीडर से सीख रहे होते हैं, लीडरशिप के रोल्स को देखते हुए वो लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं टाइम टू टाइम। समय के साथ साथ वो अपने लीडर को देखते हुए सीख रहे हैं कि अच्छा ये काम ऐसे 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 होता है, ताकि कल को वो भी फ्यूचर लीडर्स बन सके। ठीक है, अब यही काम हम लोग कैसे करते हैं। अब हमारे आरकेजी में भी कुछ इंटर्न्स होते हैं। इंटर्न्स मतलब जो हमें इंटर्नशिप पर होते हैं, तो वो क्या क्या स्टार्टिंग में हैंडल करते हैं। सबसे पहले वो इंस्टाग्राम पोस्ट को हैंडल करते हैं और धीरे धीरे फिर हमको फुल कैंपेन पकड़ा देते हैं कि देखो अब मार्केटिंग हेड है, ये हमारा मार्केटिंग हेड है जो हमारा सारा मार्केटिंग का काम संभालता है। आप इनके अंडर पहले आके काम को सारा सीख लो, और जब आप उस काम को सीख जाएंगे तो हम आपको चार्ज दे देंगे इस मार्केटिंग हेड का। तो इस तरीके से पहले हम उन सब चीज़ों को सिखा रहे हैं, उनका डेवलपमेंट कराने में उनकी मदद कर रहे हैं, ताकि वो एक प्रोफेशनल्स बनकर हमारे सामने आए। ठीक है जी, समझ आ गया। अब आखिरी पॉइंट के साथ हम लोग अपनी क्लास पे आज पूर्ण विराम लगाएंगे। तो 7th पॉइंट है हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अभी फिलहाल हम लोग कॉमर्स में डील करते हैं। हमारा आरकेजी इंस्टीट्यूट, हमारा ये चैनल जाना जाता है कॉमर्स के चैनल के लिए, बट हो सकता है ना कि कल को हम यहाँ पर साइंस के बच्चों के लिए, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ लॉन्च करें। बट उसके लिए क्या हमें अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को डिस्टर्ब करना पड़ेगा? नहीं। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि कल को अगर हमें कोई एक नया प्रोडक्ट ऐड करना हो, एक नई प्रोडक्ट लाइन ऐड करनी हो, तो एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को छेड़े बिना ही हम ये काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि आपके पराग सर जो हैं वो यहाँ पर अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स क्लास 11th और 12th को तो पढ़ाते ही हैं, एट द सेम टाइम वो सीए लेवल पे भी बच्चों को पढ़ाते हैं। यानी कि जो बच्चा सीए कर रहा है वो उनको भी यहाँ पर अपनी मेंटोरशिप प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ पर भी कोचिंग देते हैं। उसके अलावा भी हाल फिलहाल में ही सर ने आपके सामने इंट्रोड्यूस किया है ACCA का अपना चैनल, एज वेल एज स्टॉक मार्केटिंग में भी सर आपको क्या कर रहे हैं, टाइम टू टाइम गाइडेंस दे रहे हैं। तो क्या उससे उनका जो एग्जिस्टिंग चैनल है ये CA पराग गुप्ता, क्या इस पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। तो उन्होंने एक पहले नया चैनल स्टार्ट किया CA पराग गुप्ता 2.0, फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ लेट्स लर्न ACCA विद पराग गुप्ता। तो यहाँ पर आपने देखा ना कि इस तरीके से वो बढ़ाते चले जा रहे हैं, अब नए नए प्रोडक्ट्स आपके सामने लेकर आ रहे हैं, बट उसका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हमारे एक्सपेंशन और ग्रोथ में हेल्प करता है। बहुत ही क्लियर कट ये एग्जांपल है आप लोगों के लिए, लाइव एग्जांपल है, जिससे आप इस पॉइंट को समझ सकते हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा आपको ग्रो करने में मदद करता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है बेटा वेराइटीज, कि अगर आप अभी फिलहाल एक चीज में डील कर रहे हो, कल को आपको दूसरी चीज में डील करना है। अभी आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, आपको स्किन केयर में जाना है, आपको फुटवेयर में जाना है, तो आप इजीली जा सकते हो। ठीक है, बाय अनेबलिंग टू डाइवेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने एग्जिस्टिंग जो आप काम कर रहे हो उसको डिस्टर्ब नहीं करना, नए चैलेंजेस को बस आप ले लीजिए। इट अलाउज अ बिजनेस एंटरप्राइज टू ऐड मोर जॉब। कुछ मत करो, जॉब पोजीशंस ऐड करो, डिपार्टमेंट्स ऐड करो और डाइवर्सिफाई कर दो अपने प्रोडक्ट को। एग्जाम्पल, जैसे कि स्मार्ट बाजार ने नई सिटीज में भी अपना एक्सपेंशन किया, जहां पर ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था उनके पास, अपने डिपार्टमेंट थे, रिपोर्टिंग सिस्टम था, ट्रेन पर्सनल था, उनको लेकर गया और एक नई जगह पर शुरुआत कर दी। तो उससे उनके एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा।
अब हमारे स्टाइल में समझिए कि हमने भी यहाँ पर एक्सपेंशन किया, नए बैचेस स्टार्ट किए, तो एक नई बिगनिंग थी हमारे आरकेजी इंस्टीट्यूट के साथ, तो हमने अपनी क्लासेस का अपग्रेडेशन किया। काजोल मैम भी अब 4K में आपको दिखाई दे रही हैं। तो जब नई चीज़ें आई, ग्रोथ हुई, तो बस हमने स्टार्ट कर दिया ना। सो आरकेजी ने नीट स्ट्रक्चर अलाउ किया जिससे आप ग्रो कर पा रहे हो यूट्यूब से ऐप बेस्ड लर्निंग की तरफ, फिर फिजिकल क्लासेस की तरफ, बिकॉज इट्स टीम कैन हैंडल द एक्सपेंशन विदाउट द क्योस, क्योंकि बिना किसी क्योस के हम ये सारी चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हैं। सो बच्चों, ये थे हमारे 7 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, एंड आई होप कि इसके साथ आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ओ भाई, इंग्लिश की ABCDE अब आपको याद है क्या, ये आप मुझे बताएंगे। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप मीनिंग, प्रोसेस और इंपॉर्टेंस को समझ पाए होंगे। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, और अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के कुछ टॉपिक्स के साथ। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।